स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक रूल है, किसी भी स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा एलोकेट नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है, और अगर कोई एक स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में अगर डूब भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10% कैपिटल इरोड हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मल्टीबैगर वेल्थ कमानी है तो कभी कभी जो है किसी स्टॉक पे बड़ा बेट भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख है और आपने 10% के हिसाब से 10 स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए हैं, और उनमें से कोई एक स्टॉक अगर 10 बैगर भी हो गया तो आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है डबल हो जाएगी। बाकी के 9 स्टॉक्स ने जो है थोड़ा थोड़ा रिटर्न दे दिया तो लगभग मान लीजिए आपके टोटल पोर्टफोलियो की वेल्थ जो है 2.5 गुना हो जाएगी। लेकिन आपने इसके बजाय अगर आपको किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा कन्विक्शन है और आपने उसमें 10 की जगह जो है 30,000 रुपए लगाए, तो वो अगर 10 बैगर हो जाएगा तो आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितना हो जाएगी? उस हिसाब से जो है वो 3 लाख, और ये अगर मान लीजिए 1 लाख तो 4 लाख, तो टोटल पोर्टफोलियो आपका 4 गुना हो जाएगा। जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनके मैसिव वेल्थ का यही एक सीक्रेट है। अगर उनको कोई मल्टीबैगर मिल गया है उसमें उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा कैपिटल जो है एलोकेट किया था। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो 4 बड़े इन्वेस्टर है, उनमें से पहले उदाहरण ले लेते हैं राकेश झुंझुनवाला और टाइटन कंपनी का। तो टाइटन कंपनी 2002 और 2003 में उसका स्टॉक जो है 30-32 रुपए का था। तो स्प्लिट और बोनस अगर सब एडजस्ट किया जाए उस समय चार्ट के हिसाब से जो है उस कंपनी का वैल्यू जो है 3 रुपए पर शेयर थी। तो राकेश जी ने उस कंपनी में क्या देखा कि टाइटन कंपनी जो कि पहले घड़ी की कंपनी थी, उसने जो है ज्वेलरी बिजनेस में उतरने का निर्णय लिया था। टाटा का मैनेजमेंट और उनकी गारंटी की वजह से जो है राकेश जी को लग रहा था कि ये कंपनी बड़ी बन सकती है। तो उन्होंने 2002 और 2003 से इस कंपनी के शेयर लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते गए तो राकेश जी ने जो है अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाते चले गए। तो एक समय पे राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो की 40% होल्डिंग सिर्फ टाइटन कंपनी से थी। उस कंपनी में राकेश जी ने 900 गुना का मल्टीबैगर रिटर्न कमाया। अभी भी राकेश झुनझुनवाला के जो भी टोटल वेल्थ है जो 33,000 करोड़ बताई जाती है, उसमें से सिर्फ टाइटन कंपनी का 11,000 करोड़ का वैल्यू है, जो कि उनके टोटल पोर्टफोलियो का 34% है। उनकी फर्म ने अभी भी वो होल्डिंग बेची नहीं है, क्योंकि उनकी फर्म को अभी भी लगता है कि टाइटन कंपनी में ग्रोथ है, और मुझे भी लगता है कि टाइटन कंपनी में ग्रोथ है। टाइटन कंपनी की जितनी फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग है उसमें जो है राकेश झुनझुनवाला कंपनी का जो है 5% स्टेक अभी भी मौजूद है। तो बड़े एलोकेशन का ये रहा पहला उदाहरण। उसके अलावा दूसरा उदाहरण हम बताए तो वारेन बफेट जी और एप्पल का बता सकते हैं। वारेन बफेट जी का शुरुआत में ऐसा था कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने 2001-2 का जो है टेक बबल बस्ट देखा था, तो उस वजह से वो टेक्नोलॉजी कंपनियों में ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने एप्पल कंपनी के प्रति लोगों की दीवानगी देखी। जैसे अगर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट रिलीज होता है तो सुबह 4 बजे भी लाइन में लग के उस प्रोडक्ट को लेने में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो लोगों के एप्पल प्रोडक्ट के प्रति दीवानगी देख के जो है वारेन बफेट जी ने एप्पल में 2016 से जो है पोजीशन बनाना शुरू कर दिया था। उनको जैसे जैसे उस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती गई तो उन्होंने और उस कंपनी के शेयर लेने शुरू कर दिया। अभी के लिए मार्केट कैप के हिसाब से एप्पल दुनिया की 1 नंबर कंपनी है। उसमें भी वारेन बफेट जी का 3.5% हिस्सा है। तो उस हिस्से की कीमत 116 बिलियन डॉलर बताई जाती है। वारेन बफेट जी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें 6 गुना के आसपास पैसा कमाया है। और वारेन बफेट का आपको पोर्टफोलियो तो मालूम ही होगा कि इतने बड़े पोर्टफोलियो के टोटल एलोकेशन वैल्यू में जो है एप्पल सिर्फ एक ऐसा शेयर है जिसकी 38% होल्डिंग सिर्फ एप्पल में है। वारेन बफेट जी का शुरुआती दिनों का और एक किस्सा मशहूर है, कोको कोला कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट की किस्से। 1988 में कोको कोला जो थोड़ा करेक्शन में था, उस समय वारेन बफेट जी ने उसमें 1 बिलियन डॉलर का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि आगे चल के वो लगभग 17 गुना हो चुका है। उस समय उनकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा जो है सिर्फ कोको कोला कंपनी में था। और अभी के समय देखा जाए तो कोको कोला कंपनी में अभी भी उनका 9% हिस्सेदारी है। एक समय ऐसा था कि कोको कोला कंपनी का जो सीईओ था उसकी सैलरी से ज्यादा डिविडेंड के तौर पे वारेन बफेट जी को मिल जाता था। अभी भी उनकी कोको कोला कंपनी में होल्डिंग है। उनके टोटल पोर्टफोलियो का 9% होल्डिंग सिर्फ कोको कोला में उन्होंने अभी भी लगा रखा है। तो ये हुआ बड़ी एलोकेशन का दूसरा उदाहरण। बड़ी एलोकेशन का तीसरा उदाहरण है राधा कृष्ण दमानी जी और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के शुरुआती दिनों में 1985 के लगभग जो है एचडीएफसी बैंक, तब भी वो बहुत बड़ा बैंक था और उसका पी लगभग जो है 100 के पी के आसपास उसका पी था। फिर भी दामानी जी ने एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ा बेट किया था। टोटल एचडीएफसी बैंक के जो फ्री फ्लोट शेयर थे उसमें 2% से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ दामानी जी की थी। एक टाइम पे सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर वो बन गए थे एचडीएफसी बैंक के। तभी भी जो है उनके टोटल पोर्टफोलियो का 50% से ज्यादा हिस्सा जो है एचडीएफसी बैंक में था।
2005-6 के लगभग जो है राधाकृष्ण दमानी जी को डीमार्ट का आइडिया आया था, तो उन्होंने वो सारी होल्डिंग बेच के डीमार्ट में उसका यूटिलाइजेशन किया और एवेन्यू सुपरमार्ट नाम की जो है खुद की कंपनी निकाली। वो एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी मुझे ठीक से याद नहीं, 2015-16 के आसपास जो है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो गई थी। तो उसके भी जो है उन्होंने 86% शेयर जो है अपने पास ही रखे थे। इशू प्राइस डीमार्ट की 300 रुपए थी, तो डीमार्ट लिस्ट हुआ था 600 रुपए के आसपास। उसके बाद भी उनके पास 84% के आसपास हिस्सेदारी थी डीमार्ट की। उन्होंने वो 84% की हिस्सेदारी स्टॉक प्राइस 1300 रुपए होने तक रखी हुई थी, लेकिन क्योंकि सेबी का नियम रहता है 75% से ज्यादा कंपनी में कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग नहीं रख सकता, तो इस वजह से उन्होंने जब स्टॉक का प्राइस 1300 था उस समय उन्होंने बाकी की होल्डिंग बेची और तभी से उनके पास जो है 75% की होल्डिंग है। उसमें जो है पिछले 7-8 साल से उन्होंने 1% भी कम नहीं किया है। डीमार्ट के इशू प्राइस से भी वो शेयर लगभग 10 गुना हो गया है, फिर भी राधाकृष्ण दमानी जी ने उसमें एक भी शेयर नहीं बेचा। जितना सेबी का मिनिमम का नॉर्म है उतने ही शेयर अब उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। डीमार्ट में राधाकृष्ण दमानी जी वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जिसकी करंट वैल्यू 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है उनकी होल्डिंग में बताई जाती है। एक समय जो है डीमार्ट टॉप पे था तो उनकी होल्डिंग 2 लाख करोड़ के आसपास हो गई थी, तभी भी उन्होंने वो शेयर बेचे नहीं थे। बड़ी एलोकेशन का ये रहा तीसरा उदाहरण। बड़े एलोकेशन का चौथा उदाहरण है विजय केडिया जी और अतुल ऑटो। 2005 के लगभग अतुल ऑटो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और कुछ नया ग्रोथ होने वाली थी, तो विजय केडिया जी को ये अंदर की खबर पता चल गई, तो उन्होंने अतुल ऑटो में 100 रुपए के प्राइस पे अपनी जितनी भी सेविंग थी वो लगा दी। 2008 के करेक्शन में उस स्टॉक में लगभग 80% तक करेक्शन हो गया। फिर विजय केडिया जी 9 रुपए के प्राइस पे और स्टॉक ले लिए और वहां से वो स्टॉक बिना रुके जो है 9 साल में लगभग 57 गुना हो गया। विजय केडिया का मैक्सिमम फॉर्चून इसी स्टॉक से आया था। अतुल ऑटो में एक समय उनके टोटल पोर्टफोलियो का 70% से ज्यादा एलोकेशन हो गया था। फिर उन्होंने 9 साल के बाद जो अतुल ऑटो लगभग 500-600 रुपए के आसपास था, तब उन्होंने जो है मैक्सिमम स्टॉक वहां पे बेच दिए थे। ये 4 कहानियां मैंने आपको बताई, तो इस वजह से आपने इंस्पायर होके सारा कैपिटल एक शेयर में ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये चारों लोग जो है बहुत बड़े लोग हैं, उनको जो है कंपनी के अंदर की जानकारी होती है और उस वजह से वो लोग बड़ा बेट कर लेते हैं। उनकी कैपिटल की साइज भी बहुत बड़ी होती है, तो इस वजह से जो है उनका बहुत सारा लॉस हो भी जाएगा तो भी वो रास्ते पे नहीं आएंगे। तो इन लोगों की तरह सारा पैसा एक शेयर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इन 4 लोगों की तरह इतना होशियार है नहीं। दूसरी बात, कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको अंदर की खबर कभी पता नहीं चलेगी। आपको टोटल कन्विक्शन कभी नहीं आएगा किसी कंपनी में। किसी कंपनी में आपको अगर कोई बड़ी बेट लेनी है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उस कंपनी के बारे में अंदर बाहर की सभी प्रकार की जो है जितनी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी होनी चाहिए। उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। कंपनी ग्रोइंग सेक्टर से होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद जो है वो सेक्टर जो है सेक्टर ही ग्रो नहीं कर रहा है तो वो कंपनी की ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि कंपनी कोई भी ऐसी पेनी स्टॉक नहीं होनी चाहिए, गुमनाम कंपनी नहीं होनी चाहिए कि मैंने ढूंढ निकाला और गुमनाम कंपनी है। कोई गुमनाम कंपनी कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत बढ़ रहा है फिर भी आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है ना, फिर भी उसका शेयर प्राइस नहीं ग्रो करेगा तो आपका कैपिटल कहाँ से ग्रो करेगा। कंपनी जो है जानी मानी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कंपनी का प्रमोटर अभी आपको अगर बताए ना आके कि इसमें बड़ा बेट करो, ये करो, वो करो, इतना सारा ग्रोथ हो जाएगा, फिर भी किसी भी कंपनी में अपने टोटल पोर्टफोलियो का 30% से ज्यादा हिस्सा नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो 30,000 से ज्यादा किसी भी कंपनी में नहीं लगाने चाहिए, चाहे वो कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में हमने सालों तक देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी है ना, तो लॉन्ग टर्म में कभी कभी वो भी डिलिस्ट हो जाती हैं। और पांचवी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए आपने कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने रिस्क पे करें। किसी ने बताया इस वजह से ना करें, अपनी जानकारी लेके करें। लॉस भी लेना है तो आपका है और प्रॉफिट भी हो जाएगा तो आपका है। मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको जानकारी के लिए बनाई है। अगर आप अपने हिसाब से किसी भी कंपनी को ग्रेट मान के जो है उसमें सारा पैसा डाल दोगे और अगर वो कंपनी ग्रो नहीं करी तो वो पैसा डूब गया तो फिर आप दूसरों को कोसते रहोगे। तो आपको जो है अपना स्टडी और अपना इन्वेस्टमेंट की रिस्क हमेशा लेनी चाहिए। पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कोई कंपनी ले ली और कभी क्रैश ही नहीं होगी, वो भी डूब सकती है। इतना मान लीजिए स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ पैसा कभी भी डूब सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे जो है नीचे कमेंट में बता दीजिए।